नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका दोबारा। हमने पिछली क्लास में ख़त्म किया था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पार्ट 1। आज हम ख़त्म कर देंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ भाई, हमने पिछली क्लास में, याद है आपको कुछ कि क्या पढ़ा था? नहीं है तो एक बार जल्दी से फटाफट देख कर आओ कि हमने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कैसे पढ़ी थी इन केस ऑफ वन गुड एंड इन केस ऑफ टू गुड्स। प्रॉपर जैसे डायग्राम बनाया था। यूटिलिटी क्या थी? यूटिलिटी मतलब क्या था? मज़ा था। अगर आपको ध्यान ना हो तो दोबारा थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। यूटिलिटी क्या था? सेटिस्फैक्शन, है ना भाई? सेटिस्फैक्शन। और इसको मेजर किस टर्म्स में करते थे? यूटिल्स, जो एक हाइपोथेटिकली एक हमारी मेजरिंग यूनिट थी। यूटिल्स मतलब मज़ा, कि कितने यूनिट का मज़ा आया, बस ये ऐसी थी। ठीक है, तो पिछली क्लास पूरा याद होगी कार्डिनल यूटिलिटी कैसे हमने निकाली थी। अब इस बार हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ठीक है, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इज द यूटिलिटी विच इज एक्सप्रेस्ड इन रैंक्स। भाई अब पहले उसमें क्या था? न्यूमेरिक था। यूटिल्स मतलब जैसे एक यूटिल का मज़ा आया, ठीक है, दो यूटिल का। भाई अब हर किसी के लिए यूटिल यूटिल अलग अलग हो सकते हैं कि क्या यूटिल यूटिल, दो यूटिल का मज़ा, ये कोई बोलने की बात है कि तीन यूटिल का, चार यूटिल का। अब रैंक्स में सही होता है। हाँ, मुझे भाई पहले नंबर पे इतना इस चीज़ का मज़ा आया, दूसरे नंबर पे इसका। कोई मेजरमेंट देनी ही नहीं है, बस बता देना तू पहला, तू दूसरा। ठीक है, तो अब क्या है, अब इस पे कॉन्सेप्ट होता है हमारा एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि है हमारा इनडिफरेंस कर्व का। इनडिफरेंस या इनडिफरेंट का मीनिंग क्या होता है आप सबको पता होगा, तब भी मैं बता देता हूँ। इनडिफरेंस का मतलब होता है एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम। एग्जैक्टली या ऑलमोस्ट सेम, ऐसे एग्जैक्टली ही होता है। ठीक है, कि भाई हम कंफ्यूज हो चुके हैं दो चीज़ों में। अगर दो चीज़ हमारे लिए इनडिफरेंट है तो इसका मतलब ये होता है कि भाई हम उन दोनों को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। ठीक है, कि कौन सा चुने इनमें से, कौन सा हमारे लिए बेटर होगा, तो हम क्या हो जाते हैं? इनडिफरेंट हो जाते हैं। तो उसी इनडिफरेंस को एनालाइज करके ये कंसेप्ट बना है जिसको हम बोलते हैं इनडिफरेंस कर्व का। ठीक है, इनडिफरेंस कर्व refers to the representation of various alternative combinations, ठीक है, of two goods, bundles of two good, bundle मतलब good x एंड गुड वाई, ये एक बंडल हो गया। ठीक है, अमंग, बंडल हो नहीं, बीड़ी का बंडल ही गुड्स का बंडल, अमंग विच द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट। इनडिफरेंट मतलब कंफ्यूज्ड एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं छोटा सा ग्राफ आपको बना के दिखाऊं कि किस तरह ये दिखता है, हाउ इट लुक्स, तो हम मानेंगे ये कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये गुड एक्स, ये गुड वाई। भाई एक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट वे से आप हमेशा यही समझना कि गुड वाई जो होता है वो ऑलमोस्ट हर केस में सैक्रिफाइसिंग गुड होता है। अगर नहीं भी होता तो आप कुछ भी आंसर वगैरह अपना लिखते हो तो आप वाई को सैक्रिफाइसिंग ही बनाओ, क्योंकि एक तो ये हमेशा हमारा वर्टिकल लाइन ही रहती है, तो हमेशा जो सैक्रिफाइस होता है वो ही सैक्रिफाइस होता है। यहाँ जो होता है वो बढ़ता ही है। तो ठीक है, तो ये वाई एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस। इससे याद रखो कि वाई गुड यहाँ पर रहेगा, जो हमेशा क्या होता है? सैक्रिफाइस होता है। ठीक है, ये एक छोटा सा एक सजेशन था, पर ये इजी रहता है काफ़ी, अगर थोड़ा फॉर्मूले वगैरह भी याद रखने हो कि क्या सैक्रिफाइस होता है भाई, हमेशा वाई। ठीक है, तो हमने इसमें कर दिए, जैसे कॉम्बिनेशंस चार ले लेते हैं हम, जैसे ए बी सी डी। ठीक है, ज़ीरो ज़ीरो तो हम कोई लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये हमारा एक वो होता है कि हाँ भाई दोनों में से एक, कुछ यूनिट तो एक गुड की कंज्यूम करनी ही करनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम दूसरे गुड पे पैसा लगाएं ही ना, ये हमारा लॉ नहीं बोलता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में जो लॉज हैं ये बिल्कुल डिफाइन नहीं करते हैं कि हमें कभी भी किसी एक भी गुड का कंजम्पशन जीरो करना है। और ये इनडिफरेंस कर्व का एक अपना कैरेक्टरिस्टिक और एक अपनी एजम्पशन भी है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट ही यहाँ से जैसे करते हैं, 1 से स्टार्ट करेंगे एक्स को, और इसको क्या है 15 से स्टार्ट करेंगे।
अब भाई मैंने क्या कहा है, कुछ भी चीज़ अगर हम बढ़ती है कॉम्बिनेशन में, एक्स अगर बढ़ेगा तो वाई डिक्रीज होता ही होता है, ठीक है। यही हमारा लॉ कहता है, किस चीज़ का, डिमांड का होगा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कि एज कंजम्पशन ऑफ वन गुड इंक्रीजेज द अदर नीड्स टू बी सेक्रीफाइज्ड, ठीक है। तो अगर मान लो एक से हम 2 यूनिट पे जाते हैं और मान लो इसकी हम 5 यूनिट घटा देते हैं, ठीक है। अगर इस पे हम 3 पे जाएंगे तो मान लो हम इसकी 4 यूनिट घटा रहे हैं। अगर हम इस 4 पे जाएंगे तो मान लो हम इसकी 3 यूनिट घटा रहे हैं। एक और कॉम्बिनेशन ले आते हैं ई, कि 5 पे जा रहे हैं तो मान लो 2 हटाए तो 1 आ गया, ठीक है। अब इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे नीचे, क्योंकि ये ज़ीरो हो जाएगा फिर, ठीक है। अगर इसको हम ग्राफ में बड़ी इजीली शोकेस करते हैं इंडिफरेंस कर्व को, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारा गुड एक्स भी है और यहाँ हमारा गुड वाई भी है, ठीक है। अब हमने सबसे पहला पॉइंट क्या लिया इधर, हाइपोथेटिकली चलेंगे, मैं वैसे पूरा मार्क नहीं कर रहा है, जब 1 2 3 4 अपने आप समझ जाओ, ठीक है। अब तो मेरे ख्याल से इतनी क्लास हो चुकी है, इंट्रोडक्शन हो गया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का फर्स्ट पार्ट हो गया, उसमें इतना डिफिकल्ट ग्राफ था वो एंड वाला, तो अब आपको समझ जाना चाहिए कि हाँ भाई कि कैसे समझना है कंसेप्ट, क्योंकि नोट्स में हर चीज़ गिवन है, नीचे हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है, आराम से उसमें सारी टेबल्स वगैरह बनी हुई हैं, ठीक है, बुक है आपके पास, तो यहाँ भी वही सेम चीज़ लो, कंसेप्ट पे ध्यान दो, ठीक है। कॉम्बिनेशन ए क्या है, एक्स का क्या 0.1 और वाई 15 मान लो यहाँ पर, ये हमारा कॉम्बिनेशन ए, ठीक है। अब क्या है, एक्स क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ठीक है, पहले यहाँ था अब यहाँ हो गया, ठीक है। अब 2 पे कितना है 10, तो अप्रॉक्स ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। तीसरा 3 यहाँ पर है और कितना है 6, तो ये करीब करीब यहाँ रहेगा, ठीक है। उसके बाद कितना है 4, तो कितना आ गया ये 3, उसके बाद कितना है 5 और ये 1, ठीक है। ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, देखो कोई सी भी एक्सिस टच नहीं हुई है, ना एक्स एक्सिस ना वाई एक्सिस, ठीक है। और ये ग्राफ कुछ ये ऐसा बनेगा, मतलब ये अगर देखेंगे थोड़ा कर्व बनता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, हो सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती, पर ये थोड़ा कर्व है, ठीक है। ये है हमारा IC, इंडिफरेंस कर्व, समझ में आ गया। क्या है ये, ए बी क्या है, सी डी ई क्या है, कॉम्बिनेशंस ऑफ बंडल्स ऑफ टू गुड्स है, जिसमें हमारा जो कंज्यूमर है वो क्या हो रहा है, इंडिफरेंट हो रहा है, कि ए को चूज करे, बी को चूज करे, सी को, क्योंकि सब जो है ये सब क्या है, ये रेड से लिखता हूं मैं, ये सब क्या है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, इसलिए कंज्यूमर क्या हो गया है, इनडिफरेंट हो गया है सारे कॉम्बिनेशंस पे, कि मैं किस पे जाके टिकूं, और वो वहीं टिकेगा जहां उसको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, जो कि इसमें से सब में इक्वल है, ठीक है। तो वही हमारी डेफिनेशन होती है क्लियर, इंडिफरेंस कर्व रेफर्स टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव, मतलब ए बी सी डी ई कॉम्बिनेशंस ऑफ बंडल्स ऑफ टू गुड्स अमंग विच द कंज्यूमर इज इंडिफरेंट, ठीक है। बड़ा ही ईजी सा कंसेप्ट था। हाँ यार, इसके एक बार नाम ये जो ऑर्डिनल यूटिलिटी है किसने दिए थे, ये आजकल वही है, MCQ सिस्टम हो रखा है, तो मैं चाहता हूँ कि इनके भी लिख ही दूँ नाम। एलन थे ना, है ना, एलन है मेरे ख्याल से, हाँ, एलन एंड हिक्स, ये याद रखना भाई, हिक्सियन अप्रोच, इसलिए इसको हिक्सियन अप्रोच भी बोलते हैं, ठीक है, हिक्सियन अप्रोच भी बोलते हैं इसको, ध्यान रखना। हिक्स एंड एलन ने मिलके ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को डिफाइन किया था, ठीक है। ये आपका 1 नंबर MCQ का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट चलें, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो। अब भाई मोनोटोनिक प्रेफरेंस मतलब क्या होता है, फटाफट चलते हैं, क्योंकि इसमें मैं आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन कि मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है, प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है। अब सीधा सीधा भाई बहुत ही इजी डेफिनेशन है कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस मींस दैट अ रैशनल कंज्यूमर, मतलब एक समझदार कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर्स मोर ऑफ अ कमोडिटी
पहली कहा था मोर ऑफ अ कमोडिटी एज इट्स ऑफर हिम अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मैंने वही कहा अभी जस्ट कि एक जो कंज्यूमर होता है वो वहीं पर रुकता है जहां उसको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है। मान लो हम बंडल्स का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे ए बंडल है ए, वो है जैसे हम एक्स वाई के रूप में लिखेंगे तो वो क्या है, 10 ऑफ एक्स है एंड 10 ऑफ वाई है, ठीक है। और यहाँ पर बी है एक बंडल, ठीक है, ये सेम चीज़। तो यहाँ पर वो 7 ऑफ एक्स है एंड 8 ऑफ वाई है। भाई आप होगे तो आप क्या चुनोगे? ऑब्वियसली ऑब्वियसली ये वाला कॉम्बिनेशन, क्योंकि इसमें हमें एक्स की यूनिट्स भी ज़्यादा मिल रही हैं, वाई की भी, कंपैरेटिव टू दिस। और यहीं कोई कॉम्बिनेशन होता कि 10 ऑफ एक्स 7 ऑफ वाई, ठीक है, और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होता, मान लो सेम कि अप्रॉक्स 7 ऑफ वाई बट 9 ऑफ एक्स, तब भी हम क्या चुनते, यही चुनते। कम से कम x का तो ज़्यादा मिल रहा है, 7 इक्वल है, पर ये तो ज़्यादा मिल रहा है, तो हम क्या चूज़ करेंगे तब भी, यही कॉम्बिनेशन। तो इसका मतलब यही होता है कि या तो दोनों में ज़्यादा मिले या कम से कम एक गुड में तो एक्स्ट्रा मिले। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस वही होती है जब कंज्यूमर चूज़ करता है एक हायर सेटिस्फैक्शन वाला बंडल, ठीक है। अब इंडिफरेंस मैप क्या होता है भाई? बहुत सारे आईसीज को इंडिफरेंस मैप बोलते हैं, साफ सीधी ये आपकी डेफिनेशन है। आईसी अभी हमने बना के देखा क्या था, ये था ना। तो इस पर अगर ये आईसी होगा एक और ये आईसी होगा, ये आईसी 1, ये 2, ये 3, तो ये होगा पूरा इंडिफरेंस मैप इसको बोलते हैं, ठीक है। इंडिफरेंस मैप रेफर्स टू द फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स दैट रिप्रेजेंट कंज्यूमर प्रेफरेंसेस ओवर ऑल द बंडल्स ऑफ द टूर्स। सेम डेफिनेशन, ठीक है। अब भाई मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ये क्या है? स्लोप है हमारे इंडिफरेंस कर्व का, कि मेजर करता है चेंज। स्लोप क्या होता है किसी भी चीज़ का? दैट मेजर्स चेंज। मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं कि ये है और इसका चेंज, ठीक है। चेंज क्या होता है यहाँ से कि कितना ये माइनस गया, ये कितना बढ़ा है। ये चीज़ जो होती है ना एक तरह से वो होती है स्लोप। थोड़ा मैथमेटिकल हो गया, पर ये जो चीज़ होती है ना कि कितना कम हुआ और कितना बढ़ा, ये चीज़ जो होती है ये होती है स्लोप हमारा, ठीक है। एम आर एस रेफर्स टू द रेट एट विच द कमोडिटीज कैन बी सब्सटीट्यूटेड विद ईच अदर। सब्सटीट्यूटेड मतलब एक कम हो रहा है और एक बढ़ रहा है, ये हो गया सब्सटीट्यूशन जो जिसकी ये बात कर रहा है। सो दैट टोटल सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स द सेम। भाई अगर ये यहाँ से इतना कम हो रहा है, मान लो ये ग्राफ है, अगर ये यहाँ से यहाँ आ गया तो भाई ये इतना यहाँ से यहाँ बढ़ना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर्स की सेटिस्फैक्शन जो है वो सेम रहनी चाहिए, वो बदलनी नहीं चाहिए। क्योंकि क्यों? क्योंकि क्यों? क्योंकि क्यों मतलब अबे क्या बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि जो हमारा इसका लॉ है कि सारे जो कॉम्बिनेशंस आएंगे ग्राफ पर वो क्या होंगे, सेम सेटिस्फैक्शन देंगे, तभी कंज्यूमर क्या होता है, इनडिफरेंट होता है, ठीक है। एम आर एस मेजर्स द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। इसमें कोई ग्राफ है, मैं देख लेता हूँ एक बार, अगर कोई ग्राफ है तो हम बना लेंगे, ठीक है। ग्राफ नहीं है, एक टेबल है, बिल्कुल एज इट इज सेम है, तो हम टेबल बना लेते हैं। मान लो ये हमारे कॉम्बिनेशंस हैं, ये हमारा गुड एक्स है, यहाँ हमारा गुड वाई है, और ये हमारा रेशियो है। रेशियो से ही हम इसका आपको फॉर्मूला बता देंगे, ठीक है। सेम रखेंगे बिल्कुल एकदम, ए बी सी डी ई। एक्स क्या है हमारा, जो हमेशा गेन होता है, 1 2 3। भाई ये मेरी स्टेटमेंट एकदम पत्थर की लकीर मत बना लेना, क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है। एक्स सेक्रीफाइस हो सकता है, वाई गेन हो सकता है, कभी वहाँ भी यही कॉन्सेप्ट में कहना। अगर आपको खुद से आंसर बना के लिखना हो, जैसे डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व विद अ सुटेबल मैप ग्राफ, ऐसे करके, अगर हाइपोथेटिकली आपको हर चीज़ें अज्यूम करनी है तो आप ये यूज़ कर सकते हो कि वाई जो हमारे हमेशा हमारी वर्टिकल एक्सिस है वो हमेशा सेक्रीफाइस होता है, तो वाई इज़ अ सेक्रीफाइसिंग गुड, ठीक है। यहाँ पे वही 15 और ये 10 था, 6 3 और ये 1। अब यहाँ रेशियो क्या निकलेगा? फर्स्ट में तो भाई कोई रेशियो होता ही नहीं है, ठीक है,
क्योंकि चेंज अभी तक कुछ आया नहीं है, तो नया स्टार्ट हुआ है, ज़ीरो से हम स्टार्ट करते नहीं, तो हमारा कहाँ होगा, बी से होगा। तो कितना गेन हुआ यहाँ पर, +1, तो 1 ऑफ x टू, नहीं सेक्रीफाइस कितना हुआ है, गेन नहीं, इसका जो वो होता है अभी बताऊंगा क्यों। और यहाँ माइनस कितना हुआ है, -5, तो 5 ऑफ y टू 1 ऑफ x, ठीक है। यहाँ पे कितना हुआ है, +1, यहाँ पे कितना हुआ है, -4, तो 4y टू 1x, कितना हुआ है, +1 हुआ है, यहाँ पर -3, तो 3y 1x, ठीक है। तो इससे हमारा क्या निकलता है फॉर्मूला, जो कि साफ डिपिक्ट है, MRS, और हमेशा हम लिखेंगे XY। इसका मतलब होता है X फॉर Y, मतलब Y कितना सेक्रीफाइस हुआ और X कितना गेन हुआ, तो गेन जो होता है वो पहले लिखा जाता है, ठीक है। ये भी भाई बड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, MRS ऑफ YX भी पूछ सकते हैं, ये भी एक ट्रिक होती है, ठीक है। हमेशा MRS ऑफ XY ज़रूरी नहीं है हो, YX भी हो सकता है जब Y गेनिंग कमोडिटी होगा, ठीक है। और ये इधर माइनस साइन तो हमेशा आता ही है, क्यों, ये तो आपको पता ही हो क्यों, एक चीज़ तो सेक्रीफाइस हो रही है, दोनों चीज़ तो बढ़ नहीं रही, तो एक चीज़ माइनस में तो आएगा ही आंसर, ठीक है। माइनस ऑफ चेंज इन y अपॉन, यार यही है ना, यस ये मैं डाउट, नया नया टीचर है, डाउट तो करता ही है थोड़ा। माइनस ऑफ चेंज इन y, जो कि हमारा सेक्रीफाइसिंग गुड अपॉन चेंज इन x, ये कितना हमारा गेनिंग गुड, कि कितना सेक्रीफाइस हुआ अपॉन कितना गेन हुआ। तो ये फॉर्मूले के हिसाब से ये रेशियो टेबल इस तरह तैयार हो ही जाती है। अब लगता है मुझे कि आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट चले। हाँ भाई, एजम्पशंस मैंने आपको पहले ही कहा था कि एजम्पशंस यही होती है आईसी की। क्या क्या थी फटाफट अब मैं देखो कैसे बताता हूँ आपको, ऐसे बताऊंगा बस। 2 कमोडिटीज़ होती हैं, ठीक है, हमारी क्या क्या होती है, एक्स और वाई, ये क्या है, ये तो पता ही था। नॉन सटाइटी, नॉन सटाइटी मतलब कंज्यूमर कभी भी ऐसे फुलनेस की फीलिंग अभी नहीं आती, तभी वो इंडिफरेंट रहता है। अगर वो फुल हो गया, सटाइटी मतलब एक तरह से सेटिस्फैक्शन, अ फीलिंग ऑफ फुलनेस होता है, ठीक है। तो जब भी अगर वो फुल हो गया फिर तो वो कॉम्बिनेशन चुनना ही बंद कर देगा, तो ऐसे तो गेम खराब हो जाएगा, ठीक है। और ऑर्डिनल यूटिलिटी, ये तो अब पढ़ ही रहे हैं, तो इसका क्या है मतलब रैंक सिस्टम है यहाँ पर, कि हमारे लिए प्रेफरेंस कौन सी, फर्स्ट है सेकंड है। DMRS, भाई MRS अभी पढ़ा हमने क्या होता है, तो वो क्या होता है, हमेशा डिक्रीजिंग होता है MRS। क्यों, क्योंकि क्या है हमारा Y सेक्रीफाइस होता है और X क्या हमारा गेन होता है, मतलब वही कि एक गुड सेक्रीफाइस होता है और एक गेन होता है। रैशनल कंज्यूमर मतलब आप एक समझदार व्यक्ति हैं कि आपको मार्केट के प्राइसेस की सारी इन्फॉर्मेशन है, आप बहुत चुन के अपने कॉम्बिनेशन लेते हो, ऐसे ही कोई लो सेटिस्फैक्शन वाला बंडल नहीं उठाओगे आप, ठीक है। तो आप क्या हो, रैशनल कंज्यूमर, ठीक है। और प्रॉपर्टीज़ भी सेम सेम होती है। आईसीज आर ऑलवेज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। कन्वेक्स टू द ओरिजिन मतलब मैंने आपको एक ग्राफ होता है, कन्वेक्स मतलब ये, और कनकेव क्या होता है हमारा, ऐसा होता है, ठीक है। पर अभी वो उसका कंसेप्ट है नहीं, तो मैं मिटा देता हूँ इसको। कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ठीक है। क्यों, क्योंकि MRS जो है हमारा हमेशा डिक्रीजिंग रहता है, ये इसका रीज़न है कि क्यों कन्वेक्स। पूछ लिया वाई IC is always convex to the origin, because of DMRS of XY, because if we have to gain 1 unit of an additional unit of good X, we need to sacrifice some units of good Y, ठीक है। IC slopes downwards, ठीक है, वही सेम लॉ। हायर ICs रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये हमने जो डिफरेंस मैप में मान लो ये IC था, तो जो हायर होगा वो पक्का कहीं ना कहीं जैसे 11x का देगा, 11y का देगा, तो कहीं ना कहीं ये जैसे 9x का देगा, 9y का देगा। तो हायर IC जो होता है हमेशा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा ही देगा। ICs कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। भाई मान लो ये एक IC है, ये एक IC है, और एक ये IC हो गया, तो ये इंटरसेक्ट हो गया। इसने क्या कर दिया, इस अजम्पशन को ब्रेक कर दिया कि हायर IC गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो ऐसा कैसे हो गया फिर,
कि दो आईसीज में जो एक बंडल है उसकी सेम हो गई, फिर तो ये एजम्पशन हम गलत कर देंगे, बिल्कुल प्रॉपर्टी गलत हो जाएगी वो वाली कि हायर आईसी के हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो ऐसे ही कभी भी जो आईसी होते हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते और ना ही वो एक्सिस को टच करते हैं किसी को भी। ठीक है, अब ठीक है, अब आप आईसी को दिमाग में रखना, बैक ऑफ द माइंड, क्योंकि ये जो हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है इसमें दो चीज़ें बड़ी मेन है, एक आईसी और एक है बजट लाइन। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हम पता लगाते हैं कि कंज्यूमर को किस कॉम्बिनेशन पे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, और उसके बजट के अंदर है, जो हम पढ़ेंगे बजट लाइन में। ठीक है, बजट सबको पता है कितनी हैसियत है, कितना वो क्या है बजट होता है वो। तो बजट लाइन क्या हो गई? बजट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल मतलब अटेनेबल एंड एबल and willingness of two goods which can be purchased with given income and prices। given income मतलब उसकी सैलरी या इनकम कितनी है, prices मतलब गुड्स के क्या क्या प्राइसेस हैं। ठीक है, such that the cost of each of these combination is equal to the money income of the consumer, it is known as budget कंस्ट्रेंट। ठीक है, बजट कंस्ट्रेंट क्या होता है? जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको एक मैथमेटिकल टर्म में लिख देना। जैसे मान लो कि क्या होती है इनकम, मतलब एम, एम यहां पर क्या है? इनकम है भाई। ठीक है, तो एम क्या होनी चाहिए? प्राइस ऑफ एक्स, जो कि हमारा गुड वन है, इनटू क्वांटिटी ऑफ एक्स, कि कितनी क्वांटिटी परचेज करी, प्लस प्राइस ऑफ वाई, की प्राइस ऑफ वाई कितना चल रहा है, इनटू क्वांटिटी ऑफ वाई की कितनी ली। ये एम के इक्वल होना चाहिए, तो इसी को बोलते हैं हमारी बजट लाइन। और अगर मैंने इसको इक्वेशन में लिख दिया तो ये क्या हो गया? हमारा बजट कंस्ट्रेंट। ठीक है, अब मैं आपको इसका ग्राफ भी बना के दिखा सकता हूं। मैं इक्वेशन को साफ सुथरी तरीके से साइड में लिख दूंगा इसको। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना आए। मैं इस इक्वेशन को लिख देता हूं। ठीक है, एम मतलब इनकम, प्राइस ऑफ एक्स, क्वांटिटी ऑफ एक्स, प्लस प्राइस ऑफ वाई, क्वांटिटी ऑफ वाई, ये हमारी बजट कंस्ट्रेंट हो गया। ठीक है, बजट लाइन का ग्राफ की मैं एक बार वो देख लेता हूं कि पॉइंट्स कौन कौन से लिए हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम चलेंगे हम। ठीक है, जो हमने पहले लिया था यही कि कॉम्बिनेशन। ठीक है, हमारा ये गुड एक्स हो गया इधर, और हमारे गुड वाई हो गया, और यहाँ हम लिख देंगे एक कॉलम का इक्वेशन जो हमारी इससे मैच करेगी बिल्कुल। ठीक है, कॉम्बिनेशन वही स्टार्ट करेंगे दोबारा, फटाफट करेंगे, है ना। ए बी सी डी ई, ठीक है, वही 1 2 3 4। इसमें क्या है, हमें ना लेट करना पड़ेगा कि प्राइसेस ऑफ एक्स और वाई क्या हैं। ठीक है, जैसे हम अज्यूम कर लेते हैं, पहले हम इसमें अज्यूम करना पड़ेगा तभी आपको टेबल समझ में आएगी। तो जैसे बुक में दिए रखा है मैं वैसे ही कर रहा हूं कि हमारा प्राइस ऑफ एक्स क्या है, ₹4, प्राइस ऑफ वाई क्या है, ₹2, और हमारी इनकम कितनी है, ₹20। ठीक है भाई, अब मेरे ख्याल से आसानी होगी। अब देखो प्राइस कितना है 4 का, एक्स का कितना है 4 है, तो अगर एक यूनिट हुई तो ₹4 और 16 बच गए एक के पास, तो वाई पे खर्च करने के लिए क्या है 16, तो 16 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 8। तो अगर हम यहाँ 8 लिख दें और हम यहाँ इक्वेशन बना लें इसकी, तो 1 पहले क्या प्राइस लिखेंगे 4 इंटू कितना है 1 प्लस कितना बच 8, और प्राइस क्या है 2, क्वांटिटी कितनी है 8, तो ये कितना हो गया 4 प्लस 16 दैट इज 20। ठीक है, ऐसे ही 2, अगर 2 हमने यूनिट्स लिए एक्स के, प्राइस कितना है इसका, प्राइस कितना है
4 और यूनिट्स कितने लिए 2, ये कितने हो गए 8 रुपीज़ हो गए। अब बचे कितने 12, और हमारे पास तो 12 कितनी यूनिट लें कि हमारा जो प्राइस है वो 12 ही हो। तो अगर प्राइस कितना है वाई का 2 रुपीज़, तो 6 अगर हम लेंगे, 6 यूनिट्स ऑफ अगर हम वाई लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अमाउंट टोटल 20। ऐसे ही हमें चलना है, ठीक है। पूरा यहाँ तक फटाफट कर लेते हैं इसको। 3 × 4 दैट इज 12, और बचाइए तो 4, ठीक है। 4 × 4 16, और ये तो 2 बच गया। 5 हो गया तो ये 0 हो जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन वैसे हमारे काम का नहीं रहेगा, पर मैथमेटिकली लिख रहा हूँ कि जैसे 5 है तो 5 4 से 20 हो जाएगा, तो प्लस 2 और ये 0, ये भी 20 होता है, पर ये काम का नहीं होगा। ये बस इक्वेशन अगर बोल दी उसने कि भाई वायर का लिया ही नहीं है तो बजट कंस्ट्रेंट बनाओ, मान लिया उसने कह दिया भाई क्वांटिटी ऑफ वाई खरीदी ही नहीं है, ये 0 लेट करो और इक्वेशन बनाओ, तब भी बन सकती है ना कि प्राइस ऑफ एक्स क्या है 4 है, और क्वांटिटी कितनी ले ली हमने 5 ले ली, तो कितना हो गया इनकम कितनी 20 हो गई इक्वल, ये तो पूरा हट जाएगा। कंस्ट्रेंट बन सकता है हाइपोथेटिकली, पर पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या है, दोनों में से दोनों कॉम्बिनेशन पे, दोनों गुड पे कोई ना कोई खर्चा तो करना ही करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है सारी इनकम एक्स पे लुटा दोगे वाई पे लुटा दोगे, दोनों पे ही आपको खर्चा करना मैंडेट है बजट लाइन में, ठीक है। अब बजट सेट क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया। अगर मैं इसको थोड़ा मिटा दूं तो मैं थोड़ा सा छोटा सा ग्राफ आपको बता सकता हूं बजट लाइन का। सेम ही है ऑलमोस्ट आईसी जैसा, ठीक है। यहाँ गुड एक्स गुड वाई, यहाँ पे हमारा गुड एक्स, ठीक है। ए कॉम्बिनेशन पे क्या था 1x था 8y था, तो ये अप्रॉक्स यहाँ मैं मान सकता हूँ, ठीक है। 2 यहाँ था तो यहाँ क्या था 6 था, यहाँ था 3 था तो 4, 2 था यहाँ पर 4 था तो यहाँ कितना 2, और 5 पे 0 तो मैं जाऊँगा नहीं, तो हमारी ये क्या है बजट लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। हमारे ए बी सी डी ये ई जो हमने कहा बजट लाइन तो हमारी ये पूरी होती है, पर हमें काम कितने चीज़ों का होता है यहाँ पर हमारी। अगर हम बजट लाइन तो ठीक है मैं समझ गया बिल्कुल कि यहाँ से ही स्टार्ट होगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारा जो काम की चीज़ रहेगी वो रहेगी ए से डी के बीच में, ठीक है। क्योंकि हमें क्या है दोनों गुड्स को कंज्यूम करना ही करना है, ओके। अब भाई बजट सेट आ गया। बजट सेट क्या होता है, अभी अभी आपने बजट लाइन पढ़ा, बजट लाइन में आपने वो ग्राफ पढ़ा, ठीक है। हमारी बजट लाइन क्या होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है यहाँ तक जाएगी, ठीक है। ये बीच में क्या कॉम्बिनेशंस हैं, यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। और बजट लाइन हमारी ये है। बजट सेट में बताऊँ क्या होता है, बस अभी डेफिनेशन से भी क्लियर हो जाएगा। इसको भी अगर हम इंक्लूड कर देंगे ना इस पूरे पार्ट को, तो ट्रायंगल को, दिस इज कॉल्ड योर बजट सेट। इसका सीधा सीधा मतलब क्या होता है कि आपको अपनी इनकम पूरी खर्च भी नहीं करनी, तब भी आप इनकम कुड बी अंडर स्पेंड। अगर 20 की जगह 16 रुपये भी खर्च हो रहे हैं ना, तो आपको कॉम्बिनेशन यहाँ भी आ रहा है, तो भी ये बजट सेट की डेफिनेशन को वेरीफाई करता है, ठीक है। बजट सेट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द टू गुड विच अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड गिवन इज इनकम एंड प्राइसेस इन द मार्केट, ठीक है। अफोर्ड कर सकता है, खरीद नहीं रहा है पर अफोर्ड तो ये कर सकता है ना, ये सेटिस्फाई नहीं होगा पर अफोर्ड कर सकता है। ये मैं अपनी इनकम से मान लो फॉर्च्यूनर खरीद सकता हूँ, पर मैं क्रेटा क्रेटा अफोर्ड भी कर सकता हूँ ना, क्रेटा थार स्कॉर्पियो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, पर मुझे सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलेगी फॉर्च्यूनर पे, ठीक है। तो फिर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं क्रेटा को अफोर्ड नहीं कर सकता या थार को अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। तो यही मान लो, आप इसको बिल्कुल मान सकते हो। मान लो हमारी मेरी बजट लाइन क्या है,
फॉर्च्यूनर है और मेरा बजट सेट सब है, क्रेटा, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर भी आ जाएगी, ठीक है। ये बड़ा ही इजी चीज़ से मैंने आपको बता दिया कि बजट सेट क्या है, हमारे बजट लाइन, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, एमआरएस क्या था पता है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ऐसे ही एमआरई क्या होता है, स्लोप ऑफ बजट लाइन। शायद पहली लाइन डेफिनेशन की है, एमआरई मेजर्स द स्लोप ऑफ बजट लाइन। इट इज द रेट एट विच वन गुड इज सैक्रिफाइस्ड इन द मार्केट टू ऑब्टेन एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अदर गुड। वही एमआरई की भी सेम ही आपका माइनस तो आएगा ही क्योंकि वन सेक्रीफाइस हो रहा है। चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, ये सबका कॉमन रहता है। एम आर इज इक्वल्स टू, और ये क्या इक्वल होता है, प्राइस रेशियो के। प्राइस रेशियो क्या है, पी एक्स अपॉन पी वाई। प्राइस में उल्टा कर देते हैं, एक्स ऊपर आ जाता है, वाई नीचे आ जाता है, ठीक है। प्राइस ऑफ गुड एक्स अपॉन प्राइस। इसका मतलब क्या होगा आगे चल के, अब मैं आपको बताऊंगा। ये अब कनेक्टिंग द डॉट्स होने वाला, ठीक है। आईसी अपने दिमाग में रख रखा है। ये हो गया हमारा बजट लाइन। प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे फटाफट बजट लाइन की। इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग एमआरई, ठीक है। और बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, क्यों, क्योंकि जो कंज्यूमर होता है इंडिफरेंट होता है, ठीक है, और कॉम्बिनेशन फिक्स्ड रहते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, इसीलिए बजट लाइन क्या है, हमारी स्ट्रेट लाइन होती है। ये शायद मैं कुछ भूल रहा हूँ, शायद मैं, हाँ, नाउ आई गेट द पॉइंट। बजट लाइन स्ट्रेट लाइन क्यों होती है, क्योंकि जो प्राइसेस ऑफ गुड्स हैं वो क्या रहते हैं, कांस्टेंट, बढ़ते नहीं है, इसलिए हमारी बजट लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन है। भाई गलतियाँ सबसे हो जाती हैं, मैं भी अभी न्यू टीचर हूँ, अभी स्टूडेंट से टीचर नहीं, स्टूडेंट तो बहुत पहले था, 7 साल हो गए मेरे को, पास आउट हुए 2018 में। अभी अभी थोड़ा समझ रहे हो ना, तो समझ जाओ, थोड़ा बहुत तो चलता है ना। हमारा प्राइस ऑफ एक्स और वाई का क्या है, कांस्टेंट रहता है सारी ट्रांजैक्शंस में, इसलिए क्या है, हमारी बजट लाइन स्ट्रेट रहती है। अब शिफ्ट होते हैं बजट लाइन में, इनकम ऑफ द कंज्यूमर पे डिपेंड करता है और प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज़ पे भी डिपेंड करता है। अब इनकम मान लो, फटाफट करेंगे यार इन चीज़ों को, ठीक है। ये चीज़ें आगे भी पढ़ते हैं हम कि शिफ्ट कैसे होता है, चेंज और ये सब, तो इसमें इतनी बड़ी डील है नहीं कुछ, आप आगे क्लासेस में समझ ही जाओगे, और ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। ये वही एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस, और यही गुड वाई, गुड एक्स, ठीक है, सब सेम। मान लो ये हमारी बजट लाइन है, इनकम हमारी मान लो 20 है, अब क्या हो गई, बढ़ गई है, इनकम कितनी बन गई, 30 बन गई है। तो ये क्या है, इस साइड को शिफ्ट हो जाएगा, पैरेलली, पैरेलल शिफ्ट आ जाएगा, ठीक है। कि अब क्या है, कंज्यूमर दोनों गुड्स को ज़्यादा खरीद सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, राइट वर्ड पैरेलल, पैरेलल, इसको पैरेलल का साइन होता है ये, ठीक है। राइट वर्ड पैरेलल शिफ्ट होगा जब भी इनकम बढ़ेगी या कम होगी, ठीक है। ऐसे ही सेम अगर इनकम हमारी क्या हो जाती है, इनकम 20 से कितनी हो गई, 10 हो गई, तो हमारा ये जो बजट लाइन है वो क्या आ जाएगा, पैरेलली लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा। लेफ्टवर्ड पैरेलल शिफ्ट, ठीक है, जब हमारी इनकम क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है भाई, समझ में आ गया। अरे नोट्स में डिटेल में है भाई, हाँ बस समझो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मेन कॉन्सेप्ट पे आएंगे फटाफट कि कैसे वो इक्विलिब्रियम आता है, ठीक है। ये सब तो ऐसी ओंगी पोंगी चीज़ें हैं। प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी, भाई इसमें 4 केस बनते हैं और मैं आपको चारों एक साथ समझाऊंगा, थोड़ा बी रेडी, ओके। 1 2 या 3 4 को हम ऐसे बांट देंगे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट केस होगा जिसमें क्या है, प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई एक साथ बढ़ते हैं, वो भी सेम प्रोपोर्शन में।
सेकंड केस क्या समझाऊंगा, पी एक्स एंड पी वाई कम होते हैं, ठीक है। थर्ड केस में क्या बताऊंगा, प्राइस ऑफ एक्स बढ़ गया और प्राइस ऑफ वाई कांस्टेंट हुआ या कम हुआ, ठीक है, कांस्टेंट रहा, ठीक है। तो 6 केस बन सकते हैं इसमें भी। फोर्थ केस क्या होगा, प्राइस ऑफ एक्स कम हो गया और प्राइस ऑफ वाई कांस्टेंट रहा, ठीक है। फिफ्थ केस क्या बनेगा इसमें, प्राइस ऑफ एक्स कांस्टेंट रहा और प्राइस ऑफ वाई कम हो गया। सिक्स्थ केस क्या होगा, प्राइस ऑफ एक्स कांस्टेंट रहा एंड प्राइस ऑफ वाई बढ़ गया, ठीक है। यार फटाफट समझाऊंगा, इसमें ना टाइम वेस्ट करने का कोई पॉइंट है नहीं। ये हमारी बजट लाइन है, एक्स और वाई के प्राइस हमारे बढ़ गए, प्राइस बढ़ गए तो क्या हुआ, एक्स और वाई महंगा हो गया। अब इसमें एक अजम्पशन पहले ही मैं बता देता हूँ कि क्या होती है। अगर हम प्राइसेस की बात कर रहे हैं, जैसे हमने इसमें इनकम की बात करी थी, तो इसमें क्या होगा हमारा, प्राइसेस ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई विल रिमेन कांस्टेंट, मतलब इन पे कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। और जब हम प्राइसेस की बात कर रहे हैं तो इनकम कांस्टेंट रहेगी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो इनकम की कोई बात नहीं करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा क्या है, ये बजट लाइन है। अब क्या हो गया भाई, प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं प्रोपोर्शनली, मतलब इक्वली, ठीक है। कि मान लो अगर ये 5 से बड़ा है तो ये भी 5 से बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर मान लो ये 10 से कम हुआ है प्राइस, तो यहाँ भी 10 से कम होगा, ठीक है। तो मतलब इक्वल इंक्रीज और इक्वल डिक्रीज है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा पैरेलली, ठीक है, पैरेलली शिफ्ट हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, मैं सब में ग्राफ बना देता हूँ पहले ही, बार बार पेन चेंज ना करना पड़े। अब क्या हो गया है, प्राइस कम हो गए हैं तो क्या है, ज़्यादा खरीद पाएंगे हम। तो अब ये क्या हो गया है, अच्छा ब्लू लाइन भी बना देता हूँ फिर फटाफट। ये छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है, इसके लिए क्या पूरा में ग्राफ व्राफ थोड़ी बनाएंगे, तुम लोग इतने बेवकूफ़ थोड़ी हो, या हो, नहीं है, नहीं है, मजाक कर रहा हूँ भाई। ऐसे करके मेरी वीडियो देखना बंद मत कर देना। कम हुआ है तो हम क्या है, ज़्यादा खरीदेंगे, तो ये क्या पैरेलल शिफ्ट हो जाएगा राइटवर्ड, ठीक है। अब प्राइस ऑफ एक्स बढ़ गया पर वाई क्या है, सेम रहा, तो वाई का कंजम्पशन बिल्कुल वहीं रहेगा। एक्स का प्राइस बढ़ा है तो एक्स का प्राइस बढ़ गया, तो हम क्या उसको खरीदना कम कर देंगे, तो ये क्या है, इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। बजट लाइन में एक्स का प्राइस गिर गया है, वाई सेम रहेगी, पर क्या है, तो ये यहाँ बढ़ जाएगा। प्राइस ऑफ एक्स अब कांस्टेंट है, ये यहीं रहेगा। वाई कम हो गया है तो हम वाई को ज़्यादा खरीद पाएंगे, अभी भी एक्स कांस्टेंट है, वाई का प्राइस बढ़ गया है तो वाई को हम क्या कम खरीद पाएंगे। भाई ये है जो पूरा बुक में इतना बड़ा बड़ा एक्सप्लेन कर रखा है मैंने नोट्स में, ये चीज़ है वो, इसको समझ जाओ आप और नोट्स को पढ़ लो, सारा काम हो जाएगा, है ना भाई। आ गए हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बाय द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, यही क्वेश्चन बनता है सबसे मेन, वेरी इंपॉर्टेंट 6 नंबर का क्वेश्चन। मैं समझ गया हूँ कि अब CUT आ चुका है तो बड़े बड़े क्वेश्चंस की कोई वैल्यू नहीं है आपके सामने, पर भाई हमें तो पढ़ाना है, एग्ज़ाम्स तो होंगे ही, बोर्ड्स पास तो होना ही है, तो क्या पता ये आंसर आपके दिमाग में फिट हो जाए और आप लिख दो, है ना। अब एक एक करके ध्यान से पढ़ेंगे। ऑन एन इंडिफरेंस मैप हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, जो कि हम पढ़ चुके हैं, देन एनी लोअर, सो अ कंज्यूमर ऑलवेज ट्राइज टू रिमेन एट दी हाइएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। IC 1 2 3, अगर 1 सबसे लो होगा, 2 मीडियम, 3 तो 3 पे रहना चाहेगा वो, सब्जेक्ट टू हिज बजट कंस्ट्रेंट। अब क्या है, पर ये एक टांग अड़ा देगा बजट कंस्ट्रेंट की, भाई पैसा भी तो होना चाहिए। आप फॉर्च्यूनर पे जा सकते हो पर आप पे पैसा भी तो होना चाहिए फॉर्च्यूनर लेने का, अगर पैसा ही क्रेटा स्कॉर्पियो जितना है तो फॉर्च्यूनर पे कैसे जाओगे, ठीक है। कंडीशंस क्या है, MRS ऑफ XY, जो कि हमारा स्लोप ऑफ IC, स्लोप ऑफ IC, ठीक है। रेशियो ऑफ प्राइसेस और PX अपॉन MRE, तो ये स्लोप ऑफ BL, ठीक है। ये हमारी पहली कंडीशन, स्लोप ऑफ IC इक्वल्स होना चाहिए स्लोप ऑफ बजट लाइन के। MRS कंटिन्यूसली फॉल्स, भाई ये तो डिक्रीज करता है, क्यों, एक्स अगर बढ़ेगा
तो y कम होगा, ये तो हमारा रूल है ही, ठीक है। एज एन एडिशनल यूनिट ऑफ वन गुड इज कंज्यूम्ड द अदर इज ऑलवेज सेक्रीफाइस्ड, ठीक है। अब आ गए हम अपना फाइनल इस पे। अगर इसमें कोई ग्राफ मेरे ख्याल से तो नहीं है, ठीक है। ओ ग्राफ है, टेबल कोई नहीं है भाई, ध्यान से समझना, लास्ट चीज़ है, लास्ट स्लाइड है, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख देते हैं इस बार, फाइनल टाइम गुड y गुड x। भाई टेबल्स में मान लो हमारी क्या है, बजट लाइन क्या है हमारी, ये हमारी बजट लाइन है, ठीक है। ये हमारी क्या है, बजट लाइन, ठीक है। इस पे आईसी बन रखे हैं, एक ये आईसी है, एक ये आईसी है, एक ये आईसी है, IC1 IC2 IC3। सबको पता है हायर आईसी गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। पर यहाँ भाई ये जो हमारी बजट लाइन है, जो हमें कंस्ट्रेंट कर रही है, वो क्या है, यहीं तक तो है कि हम इससे ऊपर जा ही नहीं सकते। तो इससे ऊपर का जो आईसी है वो हमारे किसी काम का नहीं है, तो IC3 इज एलिमिनेटेड, ठीक है। दो आईसीज बच गए, IC1 एंड IC2। अब देखो इस बजट लाइन पे कौन कौन से कॉम्बिनेशंस पड़ रहे हैं, ठीक है। एक आपका यहाँ पड़ रहा है, एक आपका ये पड़ रहा है, एक आपका ये पड़ रहा है, ठीक है। हमें ये कि इससे बाहर जाना नहीं। अगर इससे बाहर कोई भी कॉम्बिनेशन होता है, मान लो जो इस आईसी पर है, अब ये बाहर क्यों किया हमने, बजट लाइन पे नहीं है, तो ये क्या है हमारे लिए, अनअटेनेबल है, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है। और अगर मान लेते हैं एक और, अगर हम इसको उठाएं, मान लो हमारा कोई ये कॉम्बिनेशन भी है, ठीक है। ये भी हम नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि इनकम क्या है हमारी, अंडर स्पेंट है भाई। हमारा सबसे उसका क्या रूल है आईसी का, इनकम सारी खर्च होनी चाहिए दोनों गुड्स पे, तो इसलिए हमारा IC3 तो पूरा ही आउट है, IC1 कम से कम इधर तो आ रहा है इन पे, ठीक है, बजट लाइन पे। तो हमारे तीन कॉम्बिनेशन बच गए मान लो, ठीक है। दैट इज ABC, ABC बच गया, ABC। ए में क्या है हमारे पास, y ज़्यादा है वैसे, x कम है, ठीक है। बी पे दोनों इक्वल हैं ऑलमोस्ट, और इस सी में क्या है हमारे पास, x ज़्यादा है y कम है। अब कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। द लास्ट एंड द मेन रूल टू फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम कंडीशन इज टेंजेंसी। यहां पर क्या है, बी पे IC इज टेंजेंट टू बजट लाइन, ये हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन यहां पर डिफाइन होती है। दिस इज आवर इक्विलिब्रियम, ठीक है। टेंजेंसी समझ में आ गया। तो हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जो आईसी हमारे बजट लाइन पे फॉल करेगा, बजट लाइन ये है, यहाँ फॉल करता है और टेंजेंट है। तो टेंजेंट क्या होता है, एक ही पॉइंट होता है पूरी लाइन में से, जो कि हमारा इसमें है बी। तो हमारा बी क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है हमारे इसका, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में ऑर्डिनल कार्डिलिटी अप्रोच का। अब याद है इसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी, ये एक्स्ट्रा है, जैसे MRS ऑफ XY, इसमें MRE के इक्वल होना चाहिए, मतलब प्राइस रेशियो के इक्वल होना चाहिए। तो ये मानते हैं हम कि अगर ये बढ़ गया है, अगर ये ज़्यादा है हमारे प्राइस रेशियो से, तो हम इस केस में क्या करते हैं, और अगर हमारा MRS ऑफ XY कम है प्राइस रेशियो से, तो हम इस सिचुएशन में क्या करते हैं। वैसे नोट्स में पूरा डिफाइन है, मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर हमारा MRS ऑफ XY ज़्यादा है प्राइस रेशियो से, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम Y की कंजम्पशन को बढ़ा देंगे, ठीक है। MRS अगर ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए क्या करना पड़ता है, और खाना पड़ता है, ताकि सैक्रिफाइस और ज़्यादा हो, ठीक है। और MRS ऑफ XY अगर कम है,
तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, y की कंजम्पशन को और कम करना पड़ेगा। y की कंजम्पशन को जैसे मान लो, ठीक है, MRS का फॉर्मूला क्या होता है, MRS का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस में चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, ठीक है। मान लो अगर हम इसमें क्या है, y का कंजम्पशन बढ़ रहा है, ठीक है, y का कंजम्पशन बढ़ रहा है मतलब हमारा न्यूमरेटर बढ़ता जा रहा है, ठीक है, चेंज इन y बढ़ता जा रहा है, तो न्यूमरेटर बड़ा होगा तो MRS बड़ा होता रहेगा, ठीक है। तो इसकी क्या होती है कि जितना ज़्यादा कंजम्पशन होता है उतना ही MRS क्या होता है, माइनस। तो माइनस में अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो वो क्या हो रही है, एक तरह से कम हो रही है। तो अब यहाँ पर बढ़ा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, एंड ऑफ द डे कम होता रहेगा, मतलब वाई को कंजम्पशन इतना करता रहेगा, जब तक करता रहेगा जब तक ये क्या हो जाएगा, इक्वल नहीं हो जाएगा। और यहाँ पर वही उल्टा कि अगर हम वाई की कंजम्पशन को क्या कर दें, कम कर दें, तो कम कर दें, अगर माइनस में कुछ चीज़ कम हो रही है, जीरो की तरफ टारगेट हो रही है, तो क्या हुआ है, एक्चुअली में वो बढ़ रही है, तो यहाँ पर हमें क्या है, बढ़ाने की ज़रूरत है। और जब तक वो वाई का कंजम्पशन बढ़ाता रहेगा बढ़ाता रहेगा बढ़ाता रहेगा, तब तक कब तक बढ़ाएगा, जब तक वो पी एक्स अपॉन पी वाई के इक्वल नहीं आ जाएगा। आई होप मैंने ठीक बोला है, मेरे वक्त नहीं भैया, यहाँ पर हमने एक चीज़ गड़बड़ कर दी है, y की जगह यहाँ पर x होना चाहिए था। थोड़ा कंफ्यूज मैं भी हो रहा था यार, हो जाती है गलतियाँ, ठीक है। x का कंजम्पशन हमें यहाँ पर बढ़ा देना है, अगर हमारा MRS ऑफ एक्स वाई बढ़ा हुआ है तो हमें x का कंजम्पशन बढ़ाना है, ठीक है। और हमें MRS ऑफ एक्स वाई अगर कम है पी एक्स अपॉन पी वाई से, तो हमें x का कंजम्पशन कम करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, हम थोड़ी सी गलतियाँ हुई हैं पर एंड में मैंने सुधार दी है, ठीक है। इस चीज़ को आप देखो अच्छे से, ठीक है। और जो पिछली क्लास में करवाया था कि MRS ऑफ MU ऑफ एक्स अपॉन MU अपॉन PX, ठीक है, याद है ना आपको क्या करवाया था, MU ऑफ एक्स अपॉन PX जब ग्रेटर होता है MU y अपॉन PY से, तो क्या होता है, x की कंजम्पशन बढ़ानी होती है ताकि MRS क्या हो जाए, हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो गिर जाए और वो इक्वल आ जाए MU y अपॉन PY के, याद है ना। तो ये ज़रूर देख लेना, शायद उसी वजह से थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हुई है, ठीक है, वरना ये बिल्कुल क्लियर है कि MRS ऑफ एक्स वाई अगर बढ़ा हुआ है तो x की कंजम्पशन हमें बढ़ानी ही पड़ेगी, x की कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो MRS ऑफ एक्स वाई कम होगा, क्यों, क्योंकि दिस इज MRS ऑफ x ऑन y, ठीक है, x y पर है, ठीक है, y सैक्रिफाइस हो रहा है, गेन क्या हो रहा है x, तो हमें x को गेन करना है तभी MRS हमारा नीचे जाता है, और x को अगर हम कम करेंगे तो MRS हमारा ऊपर जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच टिके रहने के लिए, थोड़ी सा कन्फ्यूजन हो गया था एंड में, पर हम वो क्लियर हो गया। अगर आप नोट्स को और अच्छे से पढ़ोगे जो डिस्क्रिप्शन में है बिल्कुल फ्री, तो आपको सब समझ में आ जाएगा एकदम क्लियरली, ठीक है। तो अब अगली क्लास में हम करेंगे डिमांड, ठीक है, तब तक के लिए टिके रहे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।